ठीक है। आप उसके बाद अब देखो कि पाकिस्तान के नहरी निज़ाम की इतनी इंपॉर्टेंस है। अब कुछ बाकी एरियाज़ हैं, जैसे मैंने बताया कि 1859 में पहली नहर बनी, फिर उसके बाद 1885 में सिद्धनाई बनी जो दरिया रावी की, और ये मुल्तान के इलाकों को सैराब करती है, सिद्धनाई कैनाल कॉलोनी भी कहती हैं। फिर उसके बाद 1885 टू 92 के दौरान एक और चनाब जो है खानकी के मकाम पर एक और नहर निकाली गई। इसी तरह ये टाइम लगा, ये इन्होंने इतनी सारी नहरें निकाल ली। 1890 में वादी पेशावर में, वादी सवात में नहरें बनाई गई। 1900 में भी नहर बनी। 1909 से लेकर 1917 तक जेहलम, चनाब और पर एक दो तीन नहरें बनाई गई। तो इस तरह क्या हुआ कि 64 मिलियन जो एकड़ फिट सालाना है वो पानी, वो इस पूरे रकबे को सैराब करने लगा इन नहरों से। क़याम पाकिस्तान के बाद नहरों, डैमों और राब्ता नहरों की तामीर के ज़रिए से नहरी निज़ाम को मज़ीद जो है वो वसअत दी गई, उसको स्ट्रॉन्ग किया गया। अब इस वक्त 94.46 मिलियन एकड़ फिट पानी नहरों के ज़रिए से आपाशी और दीगर मकासद के लिए यूज़ होते हैं। पाकिस्तान का 22.08 मिलियन हेक्टेयर रकबा जो ज़ेरे काश है इन नहरों की वजह से। ठीक है। अब दरियाए सिंध और माविन दरियाओं पर 40 मकामात पर जो है डैम बनाए गए हैं, जहाँ पे 81% से लेके 83% तक जो एरिया है सिंध का, उसको सैराब किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं कि दरियाए सिंध के मशरकी माविन और दरियाओं के नहरी मंसूबे, मतलब जो दरियाए सिंध के जो करीब करीब जो बिल्कुल दरियाए सिंध के पानी से निकली हुई नहरें हैं, वो किस तरह से पूरे जो फ्रेमवर्क एक बना रही हैं और कैसे फैली हुई हैं। अब दरियाए सतलुज पर 8 हेडवर्क्स हैं, जो 12 नहरें निकाली गई हैं। उससे इस मंसूबे पर 1930 में काम शुरू हुआ था और इसे सतलुज वैली प्रोजेक्ट कहते हैं। अब जो यहाँ पे 12 नहरें निकाली गई हैं, उनमें सबसे पहले के गंडा सिंह वाला हेडवर्क्स है, जो हेडवर्क्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है और पानी को रोका जाता है और बंद बनाई जाती हैं। फिर है सलमान की, फिर इस्लाम और पंजंद, ये सारे अहम हैं। और जहाँ पे बहुत सारी और जो नहरें हैं, इनमें नहरों में नहर अब्बासिया, नहर पंजंद, नहर मेलसी और बहुत सारी नहरें हैं जो उस दौर में 12 नहरों के नाम हैं। तो आपको ये कुछ 4-5 याद होने चाहिए, क्योंकि ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है कि सतलुज वैली प्रोजेक्ट के तहत कौन सी नहरें किस जगह से निकाली गई। उसके बाद आते हैं दरिया चनाब की नहरें। दरिया चनाब पर 3 हेडवर्क्स हैं, ठीक है, और यहाँ से 4 नहरें निकाली गई हैं। अब जो हेडवर्क्स हैं वो हैं मराला, खानगी और हवेली बहादुर शाह। और यहाँ से जो नहरें निकाली गई हैं वो सैराब कर रही हैं उन एरियाज़ को, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, शेखुपुरा, ये इन सारे एरिया, टोबा टेक सिंह, मुल्तान वगैरह सबको जो है वो कर रही हैं सैराब। फिर दरिया झेलम है और दरिया सिंध का नहरी मंसूबा है। उसके बाद आ जाओ कि दरिया सिंध के मगरबी माविन और दरियाओं की नहरी मंसूबे, मतलब कि जो दरिया सिंध के वेस्ट वाली साइड पे, वेस्ट साइड मतलब ये वाली साइड जो है दरिया सिंध की, वहाँ पे कौन सी जो है वो मतलब दरिया सिंध का वेस्ट है ये पूरा एरिया, ये पूरा यहाँ पे कौन कौन सी नहरें हैं और कैसे कैसे पूरे एरिया को सैराब कर रही हैं। दरिया सिंध के मगरबी माविन दरिया कुरम पर, कुरम गढ़ी के मकाम पर, मतलब यहाँ पे एक दरिया है, यहाँ पे अब शायद आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो कराकरम से ये सॉरी ये इस अरेबियन सी के साहिल से शुरू होके ये आगे जो है वो सलेमान को तक फैला हुआ है, लेकिन इसकी लेंथ काफ़ी छोटी है, इतना लंबा दरिया नहीं है। और यहाँ पे भी एक नहर निकाली गई है जो 2.5 जो लाख एकड़ रकबा को सैराब करती है। फिर उसके बाद यहाँ पे दरिया सवात वाली साइड पे भी जो है वो निकाली गई हैं नहरें। फिर काबुल में नहरें हैं, जो अफ़गानिस्तान, जहाँ पे अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है वो काबुल है, ठीक है। अब इस साइड पे जो नहरें निकली हैं उनका जो रुख पाकिस्तान की तरफ है, और यहाँ से भी पाकिस्तान भी अपनी जो फसलें हैं वो काश्त कर सकते हैं। फिर ये दरिया गोमल, टोची, दरिया सौब के संगम पर खजूरी कच्छ के मकाम पर नहर है, ठीक है। ये बहुत सारे एरियाज़ हैं। फिर डेरा इस्माइल ख़ान, यहाँ पे नहरें हैं बहुत सारी इस साइड पे, ये साइड पंजाब और सिंध के जहाँ पे जंक्शन पे है, और ये बाद में बलूचिस्तान में एंटर हो रही है, ठीक है। ये सारी वो नहरें हैं। फिर जो बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर नहरें हैं वो कराची वाले एरिया से स्टार्ट हो रही हैं और इस तरफ को फैली हुई हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर इधर को चली जाती हैं। और ये वो सारी नहरें हैं जिनको कहा जाता है कि बलूचिस्तान के नहरी पानी और उस पूरे एरिया को सैराब कर रही हैं। फिर सदा मुर्तफ़ा पोठोहार के आपाशी का निज़ाम, और जो सबसे ज़्यादा मुर्तफ़ा है वो इधर है,
मतलब जो सतह मुर्तफ़ा हैं वो यहाँ पे हैं। तो ये पूरे इस एरिया को सैराब करने के लिए भी कुछ नहरें हैं और वहाँ पे डैम्स भी बनाए गए। यहाँ पे रावल डैम है और फिर उसके बाद रावलपिंडी का डैम आ जाता है जो यहाँ पे है। रावलपिंडी का डैम है जो जो पानी को इकट्ठा करके यहाँ पे एक तो बिजली बनाई जा रही है और ऊपर से जो है रिजर्व्स के ज़रिए से पानी फसलों में भी पहुँचाया जा रहा है। और अब आगे आता है मुआहदा सिंध तास और राब्ता नहरें कि जो पंजाब मतलब इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब सेपरेट हुए थे, जब पाकिस्तान बना तो ये इनकी सेपरेशन हो गई थी यहाँ से। मतलब ये जो सारा जलंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, ये सारा एरिया जो है वो इंडिया में चला गया था और बाकी यहाँ से लाइन बनी और ये सारा एरिया जो है पंजाब में, इंडिया वाले पाकिस्तान वाले पंजाब में आ गया। अब हुआ क्या था, जो ये नहरें हैं जहाँ पे ये जो सारी ये ब्रांचेस दी हुई हैं, ये नहरें अब यहाँ पे ख़त्म तो नहीं ना होती हैं पाकिस्तान में। ये नहरें आगे जो है वो अमृतसर और अटारी वाले साइड से गुजर के ये बाकी एरियाज़ में भी जा रही हैं, मतलब जो इंडिया के पास आती हैं। तो मसला ये होता था पाकिस्तान जब तक ये सिंध मुआहदा तास नहीं हुआ था कि जो अगर जिसका रुख मतलब जैसे दरिया रावी है, दरिया रावी का कंट्रोल जो है वो इंडिया के पास है और जब उनका दिल करता है वो उसका वो पानी खोल देते हैं जब उनको लगता है कि उनके एरियाज़ में सैलाब आ रहा है। तो होता क्या है कि दरिया सिंध के इर्द गिर्द जो यहाँ पे पंजाब वाली साइड पे एरियाज़ हैं, लाहौर के इर्द गिर्द, उनके ऊपर क्या होता है कि उन पे सैलाब की जो है वो ख़तरा जो है वो पड़ जाता है। तो इस हुआ ये था कि अब ये और जब यहाँ पे कहत पड़ता है तो वो सारा पानी जो है वो इन नहरों का अपनी तरफ खींच लेते थे। तो ये कोई मुआहदा ही नहीं था ना, मतलब जिसका दिल करता था जैसे पानी यूज़ कर लेता था, जैसे दिल करता था डैम बना लेते थे। अभी भी डैम का मसला चल रहा है कि जो दरिया रावी के ऊपर डैम बन रहे हैं कि अगर ये डैम बन गए तो दरिया रावी को बिल्कुल ही पानी नहीं मिलेगा, आगे पाकिस्तान तक पानी पहुँचेगा ही नहीं। तो इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस भी चल रहा है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाले ये कहते हैं कि उनका 80% तक काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब पाकिस्तान को अब याद आया कि अब इसने अब क्लेम करना है, तो इनको पहले करना चाहिए था, या ये जो 80% तक उनका डैम का काम हो गया ये उतने उनको पैसे दे दें ताकि डैम का जो काम है वो बंद हो जाए। तो अभी ये मसले चल रहे हैं। तो ये इसी तरह ये पहले भी मसले चले थे और पहले बहुत ज़्यादा स्वेयर थे कि पानी का पाकिस्तान में और कोई ना इंडिया में कोई और ज़रिया नहीं था नहरों के अलावा। अब तो काफ़ी और ऑल्टरनेटिव सोर्स आ जाते हैं पानी के, फसलों को सैराब करने के लिए, ज़मीनों को। तो उस वक्त क्या हुआ था कि इन्हें ज़रूरत थी कि पानी का मुकम्मल मुआहदा हो और ये जो है वो इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी के तहत, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट के तहत ये मुआहदा तय पाया था। और यूएन का एक वो सब ब्रांच है, उसने ये मुआहदा तय पाया था कि किस तरह से पानी को कैसे कैसे इन दोनों मुल्कों में डिवाइड किया जाए। क्योंकि जो सी और जो दरिया होते हैं उसके पानी को आप रुख को मोड़ नहीं सकते हैं, मतलब आप ये नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से अपने एरिया में से पानी गुजार लें। तो इसके लिए ज़रूरत होती है कि इंटरनेशनल जो लॉज बने हुए हैं, जो असूल बने हुए हैं, उनको फॉलो किया जाए। अब पाकिस्तान में बहने वाले तमाम बड़े दरिया भारत से बहकर आते हैं। 1947 में बरसगीर की तकसीम के वक्त दरिया सतलुज का नहरी मंसूबा गंडा सिंह वाला और दरिया रावी का मंसूबा मध्यपुर हिंदुस्तान के पास चले गए और इन मंसूबों से निकलने वाली नहरों का पानी इंडिया ने बंद कर दिया। तो इसके तहत क्या हुआ कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खसारा पड़ा। फिर इसके नतीजे में 1960 के मुआहदा सिंध तास हुआ। अब उसमें था कि कुछ जो अब उसमें चनाचा इस इलाके की आपाशी ज़मीनों के लिए राब्ता नहरों और डैम तामीर करने का मंसूबा बनाया गया, जिससे दो बड़े डैम बनाए गए। एक तरबेला डैम था और एक मंगला डैम था, और उसके साथ 5 बड़े बैराज और 7 राब्ता नहरें जो इनिशियल स्टेज पे, जो शुरू में पाकिस्तान को पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, मतलब 1960 के बाद। सबसे पहली जो थी वो था रसूल या झेलम कादराबाद चनाब, और ये मतलब ये झेलम से स्टार्ट होकर चनाब तक फैला हुआ था। और ये 30 मील जो लंबी नहर थी। तो और ये मतलब ये अब झेलम वाले एरिया से स्टार्ट हो के दरिया झेलम वाले एरिया से स्टार्ट हो के ये दरिया चनाब तक फैली हुई थी, और ये सारे के सारे जो जिस एरिया से गुजर रही थी इस पूरे इलाके को सैराब कर रही थी। और इसके तहत जो है, और इस नहर में 19,000 क्यूसेक पानी था। फिर उसके बाद जो दूसरी नहर बनाई गई थी वो कादराबाद से शुरू की और बल्लो की तक थी, और ये भी बहुत लंबी नहर थी, इसने भी बहुत सारे एरियाज़ को सैराब किया। फिर तीसरी नहर आगे बल्लो की से सलमान की तक, फिर तुरीमो से सधनाई तक, और चश्मा से तरीमो तक। मतलब पंजाब के बेशतर हिस्सों को इन नहरों के ज़रिए से जो भी यहाँ पे ब्रांचेस में यहाँ पे नहरें आ रही हैं इन नहरों पे, ठीक है।
मतलब जो ये वाली सारी ब्रांचेस थी, ये वाले जो इंडस रिवर की ब्रांचेस हैं सारे, ये वाले रिवर्स, इन रिवर्स के दरमियान में नहरें बनाई गई एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। और इन इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा का पूरा एरिया जो है वो सैराब हो गया। फिर उसके बाद आती है तौंसा शरीफ वाली नहर, तो जो तौंसा से शुरू होकर पंजनन तक थी, फिर उसके बाद सिधनाई से शुरू हुई और मेलसी तक थी, ये बहावलपुर वाली साइड पे है। उसके बाद है जो अब इन नहरों पे जो रोकथाम के लिए जो तदाबीर की गई हैं कि आबाशियों के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, ताकि पानी नहरी पानी चोरी ना हो जाए या कहीं पे कुछ इसका हो ना जाए, तो उसके लिए असूल बनाए गए हैं। उन्होंने असूलों पे पाबंदी भी मतलब उनको जो सख्ती से फॉलो भी करना है। जैसे पंजाब के वो एरियाज़ जहाँ पे बारिश जो है वो आसानी से होती है, और जहाँ पे और भी ऑल्टरनेटिव तरीके हो सकते हैं बाशी के लिए या अपनी जो फसलों को सैराब करने के लिए, वहाँ पे नहरी पानी को यूज़ करना इलीगल है। वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ये हमारे इर्द गिर्द के इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी आपको आसानी से मिल सकता है, इसलिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप नहरों का बंद तोड़ो और नहरों में से पानी निकालो। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे ऐसे हैं। हाँ, जो इलाके जैसे सिंध के कुछ एरियाज़ जहाँ पे पानी बिल्कुल ही नहीं है, जहाँ पे बारिश बिल्कुल ही नहीं होती है, रेगिस्तान वगैरह के इलाके, वहाँ से नहरी पानी अगर कोई नहर पास से गुजर रही है तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक है सवाल कि सीम और थूर की रोकथाम के लिए इकदाम जो है पाकिस्तान ने जो किए हैं वो क्या हैं। सेम अब जो पाकिस्तान में सेम और थूर की रोकथाम के लिए 1960 में जो है वो रिक्लेमेशन मतलब सैलेंट्री कंट्रोल और रिक्लेमेशन जो है प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया। इसके तहत था कि जो ये जो चीज़ें होती हैं, ये थूर जो या सीम जो बन जाती है, इसको रोका जाए। इस प्रोग्राम के तहत ट्यूबवेलों के ज़रिए से ज़ेरे ज़मीन पानी को पंप करके ज़मीन की सतह की की जाती है और आपाशी के लिए यूज़ किया गया, ताकि जो पानी का लेवल जिन इलाकों में बहुत नीचे है उनको जो है उस पानी को पंप किया गया ताकि उसको ऊपर की तरफ धकेला जाए। और सीमा थोर को दूर करने के लिए सीम नालियाँ तामीर की गई। अब तक 21,000 किलोमीटर से ज़ायद सीम नालियाँ तामीर की गई हैं, और वापडा इस मंसूबे के तहत 40 प्रोग्राम मुकम्मल कर चुका है। मतलब ये बाकी रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत सारे कमीशन बने हैं, वापडा में ने भी कमीशन बनाए हैं कि किस तरीके से एनालिसिस होते हैं कि हम इस जो मसले से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब उसके अलावा है कि सीम और थूर ज़्यादा ज़मीनों की इसलाह के लिए कलर मार घास लगाकर या ज़मीन ज़मीन को काश किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे ही जो हैं वो नेचुरल तरीके से भी किया जाता है और कुछ इन नेचुरल तरीके से भी किया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी जो हुकूमत होती है उसका जो है वो उसकी प्रेफरेंस होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अनाज हासिल किया जाए, लेकिन उस पर मिनिमम जो है एफ़र्ट की जाए। अब उसमें मिनिमम एफ़र्ट के लिए बहुत सारे तरीके यूज़ किए जाते हैं और हर गवर्नमेंट करती है, ताकि वो थोड़े टाइम में ज़्यादा अनाज हासिल कर सके। शुरू में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बाद में कुछ साल लगते हैं उनको स्टेबल होने पे। और कुछ कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में पाकिस्तान में भी नुकसान हुआ और सिचुएशन कहर तक पहुंच जाती थी, लेकिन फिर दोबारा से स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की ज़मीन फिर भी कुछ ना कुछ अनाज दे देती है कि जो बाहर भेजा जा सके। या जैसे इन चाइना की आप एग्ज़ाम्पल ले लो। चाइना में 1959 में एक चाइना में पॉलिसी अपनाई गई थी, एक नई पॉलिसी आई थी, असूल आए थे, जिसके तहत था कि यहाँ पे उसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। मतलब कि एक बड़ा अजीम जंप हमने मारना है, हमने गुर्बत से ऐसे जंप मार के बाहर हमने अमीरी की तरफ चले जाना है। तो माओ उनका जो उस वक्त का था लीडर रूलर, उसने क्या किया था, उसने कहा था कि 4 जानवर मारने हैं। मतलब उसे लगता था कि चिड़िया वगैरह जो हैं ये इतना, किसी ने इसको बना के दिया कि ये ये सालाना इतना खा जाती हैं अनाज, तो अगर हम चिड़िया को ही मार देंगे, या उसके अलावा 3 और जानवर भी थे, अब वो याद नहीं आ रहे, कि हम अगर इन सबको मार देंगे तो ये हमारा इतना अनाज बच जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अगर ये इनका तो साइकिल चलता है, मतलब ये चिड़ियाँ भी हैं तो वो फसलों में जो कीड़े वगैरह होते हैं वो उनको खाती हैं, उसके साथ साथ अनाज खाती हैं। तो उसने क्या किया कि उसने पूरे मुल्क में कैंपेन चला दी कि जो भी चिड़िया को मारेगा उसको बहुत ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। तो इन्होंने इस तरह पूरे जो मुल्क के जो सूबे के सूबे हैं और जो गाँव के गाँव हैं, इन्होंने मारना शुरू कर दी चिड़िया को। और बहुत थोड़े टाइम में उन्होंने अपने मुल्क में से जो चिड़िया वगैरह हैं वो ख़त्म कर दी। मिस्सी टाइम ओवर हो गया लेक्चर का, 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। ये 55 पे ख़त्म होता है। 9 मिस 50 पे होता है। अच्छा ठीक है।
तो आप लोगों की अब ठीक है, आप लोगों की तो प्रेजेंटेशन है, कब देनी है फिर? आप लोग ऐसे करो, दोनों अपने अपने मोबाइल्स पे रिकॉर्ड करो अपनी वॉइस को और मुझे भेज दो, और 2 मिनट की हो, 3 मिनट की हो, ज़्यादा लंबी भी ना हो, ठीक है?